स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अक्सर हमें थोड़ा असहज करता है। ये विषय है नेतृत्व, शक्ति और नियंत्रण की दुनिया का। बिल्कुल, एक ऐसा विषय जिस पर खुलकर बात कम ही होती है। और हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो सीधे सीधे सत्ता पाने और उसे बनाए रखने की रणनीतियों पर फोकस करते हैं। ये रणनीतियां आदर्शवादी नहीं हैं, बल्कि काफी व्यवहारिक हैं, कभी कभी तो निर्मम भी लग सकती हैं। हाँ, इनमें आपको चाणक्य या मैकियावेली जैसे विचारकों की सोच की झलक मिलेगी, जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो होनी चाहिए, बल्कि वैसी देखते हैं जैसी वो असल में है। तो चलिए इसी यथार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद इन तकनीकों को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सत्ता के खेल में कम से कम इन स्रोतों के मुताबिक ये कैसे काम करती हैं। क्यों? सही कहा। और देखिए, इन स्रोतों का जो मूल आधार है वो इसी यथार्थवाद पर टिका है। ये बार बार कहते हैं कि भाई एक दुनिया वो है जो हम चाहते हैं, आदर्श दुनिया, और एक वो दुनिया है जो सच में है। और दोनों में काफी फर्क है। बहुत बड़ा फर्क। और स्रोत कहते हैं कि आदर्शवादी लोग अक्सर इसीलिए मात खा जाते हैं क्योंकि वो उस काल्पनिक दुनिया के नियम यहाँ लागू करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो फिर ये यथार्थवादी नियम हैं क्या? किस बुनियाद पर ये रणनीतियां टिकी हैं? देखिए, ये स्रोत मानव स्वभाव की कुछ बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाइयों को पकड़ते हैं। उनका मानना है कि अगर आप लोगों को समझना या उन पर असर डालना चाहते हैं तो पहले ये जानना होगा कि वो असल में चलते किस चीज से हैं। और इसमें मुख्य रूप से 3 स्तंभ बताए गए हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से? पहला है स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट, अपना हित। इसे सबसे ताकतवर और टिकाऊ मानवीय प्रेरणा माना गया है। स्रोत कहते हैं कि देखिए, कृतज्ञता, वफादारी, ये सब अच्छी बातें हैं, पर ज्यादातर अस्थायी होती हैं। लेन देन पर आधारित। काफी हद तक कोई आपके साथ है तो क्यों है? क्योंकि उसका कोई ना कोई स्वार्थ आपसे जुड़ा है। जैसे ही उसका हित बदला या उसे कहीं और ज्यादा फायदा दिखा तो निष्ठा भी बदल सकती है। बिल्कुल। इसलिए आंख मूंद कर किसी की वफादारी पर भरोसा करना इन स्रोतों के हिसाब से एक बड़ी रणनीतिक भूल है। ये तो काफी निराशावादी सा लगता है। क्या सच्ची निष्ठा या परोपकार जैसी कोई चीज होती ही नहीं? देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहे हैं कि होती नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं कि जब आप सत्ता की रणनीति बना रहे हो तो इन अनिश्चित चीजों पर निर्भर मत रहिए। रणनीति हमेशा ठोस, भरोसेमंद चीजों पर बननी चाहिए, और उनके हिसाब से स्वार्थ सबसे भरोसेमंद है। ठीक है, पहला स्तंभ हुआ स्वार्थ। दूसरा स्तंभ है लोभ, ग्रीड, और पाने की इच्छा। अच्छा। चाहे वो सत्ता हो, पैसा हो, इज्जत हो, कुछ भी। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। आज जो मिला कल उससे ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज आपका साथी है, सहयोगी है, कल वो और ज्यादा पाने के चक्कर में आपका दुश्मन भी बन सकता है, क्योंकि उसकी भूख कभी मिटेगी नहीं। सही। तो किसी की आज की संतुष्टि को स्थायी मान लेना ये भी एक भूल होगी। स्वार्थ, लोभ। और तीसरा, जिसके बारे में काफी सुना है। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बहस होती है वो है भय, फियर, डर। स्रोत इसे नियंत्रण का एक बहुत बहुत शक्तिशाली औजार मानते हैं, प्रेम से कहीं ज्यादा भरोसेमंद। प्रेम से ज्यादा? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम दूसरे की मर्जी पर है। वो आपको प्रेम करे ना करे, कब तक करे, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन भय, डर आप काफी हद तक खुद पैदा कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। एक कहावत का भी जिक्र आता है शायद इसी सिलसिले में कि प्रेम तो बस एक मौसम की नदी है, कभी भी सूख सकती है, पर डर एक गहरा कुआं है जिसका पानी आसानी से खत्म नहीं होता। वाह। तो नियंत्रण के लिए भय को ज्यादा प्रभावी माना गया है। स्वार्थ, लोभ और भय, ये 3 स्तंभ मिलकर तो मानव व्यवहार की काफी ठंडी गणितीय सी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और इन्हीं सच्चाइयों को समझकर उनका इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य साधने की रणनीतियां ये स्रोत बताते हैं। तो यहीं से बात आती है रिश्तों को संभालने की, यानी सामरिक संबंध प्रबंधन। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं रिश्तों को ये कैसा देखते हैं। ये तो दिलचस्प है कि रिश्तों को भी शतरंज की बिसात की तरह देखा जा रहा है। लोगों को अलग अलग खांचों में बांटा गया है। बिल्कुल। सुझाव ये है कि अपने आसपास के लोगों को पहचानना और उन्हें वर्गीकृत करना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर 3 तरह के लोग: शत्रु, मित्र
और तटस्थ। पर इनके अंदर भी फिर और भेद हैं। जैसे शत्रु, दुश्मन कितनी तरह के? दुश्मन भी 3 तरह के बताए गए हैं। पहले सक्रिय शत्रु, एक्टिव एनिमीज। ये तो साफ है, खुलेआम आपका विरोध करते हैं। हाँ, इनका तो पता होता है। दूसरे निष्क्रिय शत्रु, पैसिव एनिमीज। ये वो है जो मन ही मन चाहते हैं कि आप असफल हों, पर कुछ करते नहीं, बस मौके का इंतजार करते हैं। अच्छा। और तीसरे, जिन्हें सबसे खतरनाक माना गया है, गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज। दोस्त के भेष में दुश्मन। बिल्कुल, वो जो आपके साथ उठते बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, पर पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहे होते हैं, दीमक की तरह। ओह, इनको पहचानना तो बहुत ही मुश्किल होगा। कोई तरीका बताया है स्रोतों ने? हाँ, एक तरीका बताया है जिसे टेस्टिंग या परीक्षण कह सकते हैं। टेस्टिंग कैसे? सुझाव ये है कि अगर आपको किसी पर शक है तो उसे जानबूझकर कोई छोटी सी ऐसी गोपनीय बात बताएं जो ज्यादा महत्वपूर्ण न हो। फिर देखें कि क्या वो बात बाहर जाती है, क्या उसका गलत इस्तेमाल होता है। अच्छा, लीक करके देखना। हाँ, अगर ऐसा होता है तो आपका शक सही है और फिर सलाह काफी कठोर है। ऐसे दुश्मन से तुरंत और निर्णायक ढंग से निपटें। और मित्र के बारे में क्या? दोस्त भी अलग अलग तरह के। हाँ, दोस्तों को भी 3 श्रेणियों में रखा है और यहाँ भी वही यथार्थवाद है। पहले व्यवहारिक मित्र, प्रैक्टिकल फ्रेंड्स, जिनके साथ आपके हित जुड़े हैं, मतलब लेन देन का रिश्ता। मतलब के यार कह सकते हैं। दूसरा भावनात्मक मित्र, इमोशनल फ्रेंड्स, जिनसे आपका दिली लगाव है। स्रोतों में इन्हें सबसे अविश्वसनीय माना गया है। अविश्वसनीय क्यों? क्योंकि भावनाएं स्थिर नहीं रहती, वो बदलती हैं, तर्क पर हावी हो जाती हैं। इन पर निर्भर रहना मूर्खता बताया गया है। और तीसरे सामरिक मित्र, स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स, जो किसी खास मकसद के लिए कुछ समय के लिए आपके सहयोगी बने हैं। अच्छा, टेम्पररी अलायंस। बिल्कुल, मकसद पूरा, दोस्ती खत्म। तो मतलब दोस्ती में भी भावनाओं से ज्यादा अपने हित देखो। मूल संदेश यही है, हमेशा चौकन्ने रहो, थोड़ा शक हमेशा रखो, चाहे रिश्ता कितना भी नजदीकी क्यों ना लगे। ये सुनने में थोड़ा अकेलापन नहीं लगता इसमें, कि हर रिश्ते को बस लेन देन समझो? लगता है, और स्रोत इस अकेलेपन की कीमत की बात आगे करते भी हैं, पर रणनीति के तौर पर उनका तर्क है कि भाई इमोशनल उम्मीदें रखोगे तो कमजोर पड़ोगे, धोखा खाओगे। ठीक है, शत्रु हो गए, मित्र हो गए। अब तीसरी श्रेणी तटस्थ, न्यूट्रल्स, जो किसी तरफ नहीं है। हाँ, और इन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर स्रोत कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही शक्ति का संतुलन बदल सकते हैं। अच्छा, ये भी कई तरह के होते हैं? हाँ, 3 तरह के। निष्पक्ष तटस्थ, जो सच में किसी का पक्ष नहीं लेते। सशर्तीय तटस्थ, ये हवा का रुख देखते हैं, जिधर पलड़ा भारी उधर हो जाते हैं। अनिर्णायक तटस्थ, ये डर या कंफ्यूजन के मारे कोई साइड नहीं ले पाते। और रणनीति ये है कि इन तटस्थ लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करो, खासकर वो जो सशर्तीय हैं या अनिर्णायक। कैसे? उनका स्वार्थ समझकर। उन्हें क्या चाहिए? पैसा, सुरक्षा, कोई पद। सही ऑफर देकर उनके हित अपने हित से जोड़कर उन्हें अपने पाले में लाओ। यही वो लोग हैं जो अक्सर जीत हार का फैसला करते हैं। तो पहले स्वभाव समझो, फिर रिश्ते कैटेगराइज करो, फिर रणनीति बनाओ। इसके बाद क्या? व्यवहार को कैसे बदलें? हाँ, अगला कदम यही है, व्यवहार को सीधे सीधे प्रभावित करना। और इसके लिए 2 सबसे बुनियादी हथियार हैं, पुरस्कार, रिवॉर्ड, और दंड, पनिशमेंट। इनाम और सजा? बिल्कुल, पर दिलचस्प बात यह है कि इनका असर इनके साइज पर उतना नहीं है जितना इन्हें देने के तरीके और टाइमिंग पर है। ये एक कला है। पुरस्कार देने की कला? ये क्या बात हुई? इनाम तो बड़ा ही अच्छा लगता है। यही तो पेच है। स्रोत कहते हैं पुरस्कार देने की कला ये है कि इनाम हमेशा धीरे धीरे दो और छोटे छोटे हिस्सों में दो। धीरे धीरे क्यों भाई? इसके पीछे मनोविज्ञान है। अगर आपने एक बार में ही बहुत बड़ा इनाम दे दिया तो अगली बार के लिए उम्मीदें आसमान पर पहुंच जाएंगी। फिर उतना ही असर डालने के लिए आपको और बड़ा इनाम देना होगा, जो हमेशा मुमकिन नहीं। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, अगर एक ही बार में सब दे दिया तो फिर भविष्य में उसे प्रेरित करने के लिए आपके हाथ खाली हो जाएंगे। अच्छा, तो सही तरीका क्या है? तरीका है पुरस्कारों को अप्रत्याशित रखो, कभी भी मिल सकता है, और छोटी मात्रा में नियमित अंतराल पर देते रहो। इससे लोगों में एक उम्मीद बनी रहती है, वो लंबे समय तक प्रेरित महसूस करते हैं।
उन्हें लगता है कि अच्छा काम करते रहो, कभी ना कभी कुछ मिलेगा। ये तो लॉयल्टी बनाने का तरीका हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और दंड के बारे में, सजा देने की कला, वो कैसी है? क्या वो भी ऐसी है, धीरे धीरे? नहीं, बिल्कुल उल्टी। दंड देने की कला बिल्कुल विपरीत सिद्धांत पर है। जहां इनाम धीरे धीरे और रुक रुक कर देना है, वहीं सजा हमेशा तेजी से, एक झटके में और पूरी सख्ती से देनी चाहिए। तुरंत और कठोर। हाँ, इसमें देरी या नरमी के कई नुकसान हैं। देर करोगे तो लोगों में अनिश्चितता बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा, उन्हें लगेगा शायद बच जाए, आपका अधिकार कमजोर होगा। और नरमी बरतने से? नरमी बरतने से ये संदेश जाएगा कि बड़ी नियम तोड़ना चल जाता है, कोई खास बात नहीं। तो तुरंत और सख्त सजा का तर्क क्या है? पहला तर्क तो ये है कि ये बाकी सब लोगों के लिए कड़ा संदेश होता है, एक डिटरेंट, कि देखो ये गलती मत करना। दूसरा, जब सजा तुरंत और पूरी मिल जाती है तो मामला वहीं खत्म। लंबे समय तक वो टीस, वो अफवाहें, वो साजिशें नहीं पनपती। दर्द भले तेज हो पर जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जबकि अनिश्चितता का दर्द लंबा चलता है और ज्यादा नुकसान करता है। ये काफी साफ नजरिया है। क्या इससे लोग डरेंगे नहीं, नफरत नहीं करेंगे? स्रोत मानते हैं कि हाँ, डरेंगे, शायद नफरत भी करें, पर उनका तर्क है कि नियंत्रण के लिए डर अक्सर नफरत से कम खतरनाक है। एक डरी हुई पर अनुशासित व्यवस्था शायद एक अनियंत्रित विद्रोही व्यवस्था से बेहतर है, ये उनका मानना है। जाहिर है ये नतीजों पर आधारित सोच है। हाँ, साधन चाहे जो हो। सही। अच्छा, इनाम और सजा के बाद एक और अहम पहलू आता है, धारणा का प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट। यानी असलियत क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि लोग क्या मानते हैं। हाँ, और यहाँ स्रोत कुछ बड़े दिलचस्प मनोवैज्ञानिक दाव पेच बताते हैं। वो मानते हैं कि सत्ता के खेल में अक्सर जो दिखता है वही बिकता है। इसमें पहला क्या है? पहला है सद्गुण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ वर्च्यू। मतलब जरूरी नहीं कि आप अंदर से नैतिक, दयालु, ईमानदार हो, लेकिन दिखना जरूरी है। बिल्कुल, दिखना बहुत जरूरी है। लोग आपकी असलियत से ज्यादा आपकी छवि पर रिएक्ट करते हैं। तो अपनी कमजोरियां छुपाओ, गलतियां छुपाओ, सिर्फ अपनी कामयाबी और अच्छे गुण दिखाओ। यहां तक कि झूठे वादे भी करो। स्रोत तो ये भी कहते हैं, क्योंकि लोग अक्सर वादों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, भले ही वो कभी पूरे न हो। ये तो काफी हद तक एक्टिंग हुई। क्या ये चल पाता है लंबे समय तक? मुश्किल है, पर स्रोत कहते हैं जरूरी है। अगर लोग आपको नेक मानेंगे तो वो आपकी बात ज्यादा मानेंगे, आपके कड़े फैसलों को भी शायद स्वीकार कर लेंगे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कवच है। दूसरा मनोवैज्ञानिक पहलू, चापलूसों से निपटना। चापलूसी को दुश्मन क्यों माना गया है? इसलिए क्योंकि चापलूसी आपको सच्चाई से दूर कर देती है, शीशे पर धुंध की तरह। चापलूस आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, वो नहीं जो सच है। हाँ, मीठी मीठी बातें। और इससे नेता खुद को ही धोखा देने लगता है, वो असलियत से कट जाता है। स्रोत चापलूसों को पहचानने के तरीके भी बताते हैं। वो हर बात में हाँ मिलाएंगे, जरूरत से ज्यादा तारीफ करेंगे, आपकी गलतियों पर चुप रहेंगे, आपकी नकल भी करेंगे शायद। हाँ, ये भी। तो सलाह ये है कि इन्हें पहचानो और इन पर कभी भरोसा मत करो, खासकर बड़े फैसलों में इनकी राय मत लो। और फिर एक रणनीति जो थोड़ी अजीब सी है, असुरक्षा और अनिश्चितता पैदा करना। ये क्या मतलब हुआ? ये थोड़ी सूक्ष्म तकनीक है। मतलब ये कि अपनी योजनाएं, अपने इरादे, अपनी अगली चाल सब गुप्त रखो। लोगों को कभी पूरी तरह पता ना लगने दो कि आप क्या करने वाले हो। इससे क्या होगा? जब लोगों को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, तो उनमें एक अनिश्चितता, एक असुरक्षा की भावना आती है। और ऐसी हालत में वो सहारा और मार्गदर्शन के लिए स्वाभाविक रूप से सत्ताधारी की तरफ देखते हैं। अच्छा, तो उनकी अनिश्चितता का फायदा उठाकर उन्हें और निर्भर बनाना? बिल्कुल। जानकारी को कंट्रोल करना एक तरह से माहौल को कंट्रोल करना है। और आखिर में मौन का उपयोग, चुप रहना, ये कैसे एक रणनीति है? हाँ, और स्रोत इसे कभी कभी शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर मानते हैं। चुप रहना कैसे? देखिए, जानबूझकर चुप रहकर आप रहस्यमयी लग सकते हैं, पावरफुल दिख सकते हैं। किसी सवाल का जवाब न देकर या देर से देकर आप तनाव पैदा कर सकते हैं, सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। मौन से आप बिना कुछ कहे अपनी नाराजगी जता सकते हैं, असहमति दिखा सकते हैं। सही वक्त पर साधा गया मौन बहुत कुछ कह जाता है। वाह, ये सारी रणनीतियां, रिश्ते संभालना, इनाम सजा, धारणा का खेल, सुनने में तो काफी असरदार लगती हैं नियंत्रण के लिए। लेकिन
क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस रास्ते पर चलने की कीमत क्या है? कोई कीमत चुकानी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत ये सब सिखाते हुए भी साफ साफ चेतावनी देते हैं कि इस रास्ते की एक भारी कीमत है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसके गहरे निजी और नैतिक नतीजे होते हैं। किस तरह की कीमत? कई तरह की। सबसे पहले तो भावनात्मक शांति का खत्म हो जाना, सच्ची दोस्ती, सच्चा विश्वास, इनका अभाव। जब आप हर रिश्ते को शक की नज़र से देखते हैं, हर किसी में अपना फायदा ढूंढते हैं, तो आप प्यार, अपनापन, भरोसा, इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। इन्हें कमजोरी मान के दबाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि रणनीति यही कहती है। स्रोत कहते हैं कि सत्ता का शिखर दुनिया की सबसे अकेली जगह है। वहां पहुंचने के लिए अक्सर आपको वो इंसानी रिश्ते काटने पड़ते हैं जो जिंदगी को मायने देते हैं। आप सबसे ऊपर होते हैं पर बिल्कुल अकेले। तीसरा, नैतिक पतन, मॉरल डीके। सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए अक्सर अपने उसूलों से समझौता करना पड़ता है। सच, ईमानदारी, इंसाफ, ये सब बस जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने वाले औजार बन जाते हैं। ये नैतिक गिरावट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, भले ही बाहर से वो कितना कामयाब दिखे। और शायद एक डर भी हमेशा साथ रहता होगा। हाँ बिल्कुल, लगातार शक और धोखे का डर। जब आप खुद ये दांव पेच खेलते हैं तो आपको लगता है कि बाकी सब भी यही कर रहे होंगे। आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कौन कब कहाँ आपको धोखा दे देगा, आपके खिलाफ साजिश कर देगा। आप कभी चैन से नहीं रह सकते। सत्ता का सिंहासन कांटों का ताज है। तो ये सब जानने के बाद, ये कठोर रणनीतियां, उनका असर और उनकी भयानक कीमत, क्या स्रोत कोई हल बताते हैं? कोई ऊंचा रास्ता? हाँ, और यहीं पर ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। इन सारी बाहरी नियंत्रण की तकनीकों के बाद स्रोत एक अंतिम और सबसे ऊंचे सत्य की तरफ इशारा करते हैं, और वो है आत्मविजय। आत्मविजय, खुद पर जीत। हाँ, वो कहते हैं कि दुनिया पर, दूसरों पर या हालात पर काबू पाने की कोशिश से पहले और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपने खुद के मन पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर पूरा नियंत्रण हासिल करना। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सब पर। हाँ बिल्कुल। और इसे सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं कहा गया है, इसे सबसे बड़ी, सबसे कारगर रणनीतिक सिद्धांत बताया गया है, द अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल। आत्मविजय एक रणनीतिक सिद्धांत के तौर पर ये कैसे काम करता है? देखिए, तर्क ये है कि जो इंसान अपने मन और इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक बन जाता है, वो बाहरी हालात से या दूसरों के छल कपट से आसानी से हिलता नहीं है। वो शांत रहता है, साफ सोच पाता है, सही फैसले ले पाता है। उसमें एक ऐसी अंदरूनी ताकत और स्थिरता आ जाती है कि उसे बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इन तिकड़मों की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्रोत कहते हैं कि ऐसे इंसान के पीछे सत्ता खुद चल कर आती है, उसे भागना नहीं पड़ता। अच्छा। असली और टिकाऊ कंट्रोल बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। वही असली शक्ति है। तो इस पूरी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि शक्ति और नियंत्रण की दुनिया को समझने के लिए इन स्रोतों के हिसाब से हमें इंसान के स्वभाव की कुछ कड़वी सच्चाइयों, स्वार्थ, लोभ, डर को देखना पड़ता है, और इन पर आधारित कुछ कठोर, नतीजे पर फोकस करने वाली रणनीतियों को जानना पड़ता है, जहां अक्सर सच से ज्यादा अहम ये होता है कि लोग क्या मानते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि हाँ, ऐसी रणनीतियां हैं, दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। इन्हें समझना शायद अपनी रक्षा के लिए भी जरूरी हो सकता है, लेकिन साथ ही स्रोत खुद हमें इस रास्ते की भारी निजी और नैतिक कीमत के बारे में चेतावनी देते हैं। और आखिर में वो बाहरी नियंत्रण की इस दौड़ से ऊपर उठकर आत्म संयम और आत्म विजय को ही शक्ति का सबसे सच्चा और ऊंचा रूप मानते हैं। तो इन रणनीतियों और उनकी कीमत को जानने के बाद सोचने वाली बात ये रह जाती है कि शक्ति का असली मतलब है क्या? क्या ये दूसरों पर काबू पाने की कला है, जैसा कि ये रणनीतियां दिखाती हैं, या फिर जैसा कि स्रोत अंत में इशारा करते हैं, असली शक्ति खुद अपने ऊपर जीत हासिल करने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने तजुर्बों और अपनी कीमतों के आईने में खुद ही